आज बात करेंगे हम एडवांस रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि हमारे क्लास 12th में ऑलरेडी इसके ऊपर एक चैप्टर भी है, सेपरेट चैप्टर है, तो थोड़ा सा फंडामेंटल हम पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और उस बेस पे हम उस फाउंडेशन के बेस पे हम हमारा जनरल का चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। परंतु अब हमें ये देखना है कुछ एडवांस पार्ट, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि भाई अच्छा ऐसा हो रहा होगा किसी ट्रांजेक्शन के अंदर उस हो रहा होगा अप्रोच को छोड़ के उसके पीछे लॉजिक्स क्या होते हैं, उन लॉजिक्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करेंगे एडवांस रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। शुरुआत कैसे होगी भैया? देखिए, सबसे पहला जो हमारा काम है, जो सबसे पहला काम है, हमने कहा कि जब भी हमारे सामने कोई ट्रांजैक्शन आएगा, जब भी हमारे सामने कोई ट्रांजैक्शन आएगा, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हमारी बुक्स में करना है या नहीं करना है, इस पार्ट को समझना, इस पार्ट को हमें समझना है। और ये हमने बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन टू अकाउंट में लगभग 10 चैप्टर में कवर किया है, जहां आपको ये समझना है कि हमारे सामने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इवेंट क्या होते हैं, तो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, और एक बार जब वो इफेक्ट करेंगे तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि भैया उसको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। मैंने कहा उस फंडामेंटल पार्ट को मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा, ऑलरेडी 10 से ज़्यादा वीडियो कवरेज हो चुकी है। बात करूँगा जहाँ पर एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ भैया इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने का जब डिसाइड कर लिया, उसके बाद में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन सी अप्रोच हमें फॉलो करनी है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो मैंने कहा हमारा अकाउंटिंग का जो स्टेप्स होता है, यहाँ हमारी जो पहला जो हमारा काम था कि भी किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ये हमारा पहला काम था। और हमने कहा रिकॉर्ड करने के लिए जो पहली बुक होती है जहां पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक का नाम हमने जर्नल बताया था। यानी कि हमारी अकाउंटिंग की जो सीडी है, उसका जो पहला स्टेप का नाम बताया वो होता है कि जहां हम जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। परंतु पहला जो इससे भी पहले जो वर्क था, हमारा जो होमवर्क था कि भैया जब डिसाइड हो गया किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो जब हमने डिसाइड कर लिया, उसके बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि जिस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके सोर्स डॉक्यूमेंट भी तैयार करने हैं। उसके सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं, बेसिक पार्ट में इंट्रोडक्शन टू अकाउंट में कवर कर चुका हूं, और एक सेपरेटली आपके पास चैप्टर आएगा जहां सोर्स डॉक्यूमेंट को हम डिटेल्ड में करेंगे। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जब हमने डिसाइड कर दिया कि भैया ये हमारा ट्रांजैक्शन है, इसको रिकॉर्ड करना है, तो पहला स्टेप होगा जर्नल में रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करने के साथ साथ हमें हमारी बुक्स में सोर्स डॉक्यूमेंट भी तैयार करना है, ये ध्यान रखना। ये बेसिक फंडामेंटल पार्ट होगा। अब मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ कि भैया जब भी हमने डिसाइड किया कि भैया इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा मेथड या कौन सा सिस्टम हम फॉलो करेंगे, तो हमने कहा कि हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर हमें अकाउंटिंग के अंदर डबल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डबल अकाउंटिंग सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहता है? डबल अकाउंटिंग सिस्टम ये कहता है कि आप
ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को ढूंढिए। डबल अकाउंटिंग सिस्टम हमें ये कहता है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम देखिए हमें क्या कहता है, ओके, डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कि भैया आपके सामने जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगा, बात समझना बहुत अच्छे से, जब भी हमारे सामने कोई भी ट्रांजैक्शन आएगा, उस ट्रांजैक्शन के अंदर आपका पहला काम है अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना जो उस ट्रांजैक्शन में अफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहला काम क्या हुआ, ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जो अकाउंट उस ट्रांजैक्शन में अफेक्ट हो रहे हैं। अब ये अकाउंट कौन से होते हैं, कैसे ढूंढेंगे, उनको ढूंढने के लिए डबल अकाउंटिंग सिस्टम ने हमको दो मेथड दिए हैं, दो सिस्टम दिए हैं, दो अप्रोचेस दिए हैं। पहली अप्रोच क्या होती है, पहली अप्रोच का नाम है, क्या है भैया बताइए जरा, ट्रेडिशनल मेथड। और दूसरा जो तरीका उन्होंने बताया, बात समझना हम क्या कहना चाहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा जो मेथड बताया वो बताया मॉडर्न अप्रोच कह दीजिए, मॉडर्न मेथड कह दीजिए, मॉडर्न अप्रोच हो गया, मॉडर्न मेथड हो गया, या मॉडर्न मेथोडोलॉजी कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है भैया, या कह दीजिए ट्रेडिशनल अप्रोच, या कह दीजिए मेथोडोलॉजी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर आपको काम क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत अच्छे से समझिएगा भैया क्या कहना चाहता हूं। जब ये समझ में आ गया कि हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, क्या कहता है, उसका फंडामेंटल पार्ट आपको समझ में आ गया कि कहां से शुरुआत हो रही है और कहां आके हमें रुकना है, मतलब आपका 90% फंडामेंटल पार्ट कंप्लीट हो गया। डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कि भैया जब भी आपके सामने ट्रांजैक्शन आए जिसको कि रिकॉर्ड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां रुकिए, किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है बुक्स के अंदर और किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है, ये अपने आप पे अपना एक डिटेल टॉपिक हो गया। सभी चीजें यहां करनी संभव नहीं है, इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स के 10 वीडियो आपको पढ़ने हैं जो आपको ये समझने में हेल्प करेगी कि ट्रांजैक्शन होता क्या है, कैसे एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन से अलग कैसे होता है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन बिजनेस के हो सकते हैं फिर भी हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कुछ कारण हो, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि बहुत अच्छे एम्प्लॉय की डेथ हो गई, बिजनेस को लिंक कर रहे थे परंतु रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर पा रहे थे। तो भैया वो 10 वीडियो आप जल्दी से देख के आइए, बट मैं उसके आगे की बात करूंगा। मैंने कहा एक बार आपने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, आपने कहा ठीक है भैया यस, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जितनी की सारी टर्म्स कंडीशन, जितनी भी टर्म्स है वो सारी टर्म्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अब आप उसे रिकॉर्ड कीजिए। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको कहां जाना है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे जाना है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम के क्यों जाना है, क्योंकि हमारा किसी भी जो बिजनेसमैन है, बिजनेस कोई भी बिजनेसमैन होगा वो अपने अकाउंट्स क्यों लिखवाना चाहता है, वो क्या कारण है कि हर बिजनेसमैन अपनी बुक्स तैयार करना चाहता है, क्योंकि हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसे उसकी फाइनेंशियल स्थिति पता चले, उसने साल भर क्या काम किया, साल भर उसने ट्रांजैक्शंस किए, बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए, बट जो एंड रिजल्ट है वो हर बिजनेसमैन जानना चाहता है। एंड रिजल्ट क्या होता है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब ये हो गया कि उसने कितना प्रॉफिट लॉस कमाया और क्या उसकी वर्तमान की स्थिति है। वो साल भर काम करने के बाद में
जानना चाहता है कि भैया मेरा एंड रिजल्ट क्या हुआ, मैंने साल भर मेहनत की, क्या मैंने कोई पैसा कमाया है? क्या आपके पास कोई सिस्टम है जो मुझे बता सके कि मेरा एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट मतलब क्या मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कमाया और मेरे हाथ में क्या बचा है आज की डेट के अंदर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो हर बिजनेसमैन ये चाहता है। तो वो बिजनेसमैन मेरे पास आया, आप मुझसे कहा कि भैया आपके पास कोई सिस्टम है जिससे आप मेरा ये काम कर सको? तो मैंने कहा हाँ, हमारे पास सिस्टम है, जिस सिस्टम का नाम है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। इस सिस्टम का नाम क्या है? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। इस सिस्टम से हम आपकी अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, आपकी बुक्स मेंटेन करेंगे। इस सिस्टम से हम आपकी बुक्स मेंटेन करेंगे। इसमें बताए गए तरीके से हम आपकी बुक्स मेंटेन करेंगे, जिसका जो एंड रिजल्ट होगा वो ये होगा कि आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी, फाइनेंशियल कंडीशन पता चलेगी। तो ये वो सिस्टम है जो हर बिजनेस को, ये मैन को ये बताएगा कि तुम्हारा एंड रिजल्ट क्या है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिस वक्त वो जानना चाहता है। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम ने क्या कहा कि भैया किसी भी ट्रांजेक्शन को सबसे पहली बात क्या की उन्होंने कि जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, उन्होंने एक तरीका बताया, उस तरीके को फॉलो करना है। तरीका क्या है? उसने कहा जब आपके सामने ट्रांजैक्शन आए, उस ट्रांजैक्शन के अंदर आप अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए, आप अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए, ये उसने बताया। तो अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसने फिर से हमें दो मेथड दिए हैं, चाहे इस मेथड से फॉलो कीजिए, चाहे इस मेथड से फॉलो कीजिए। ये हमारी पुरानी अप्रोच है, ट्रेडिशनल मेथड, और ये हमारा अपडेटेड वर्जन है। जैसे आपके पास में हर 4 महीने 6 महीने बाद में, साल भर में आप देखते होंगे कि अपडेटेड वर्जन आते हैं, नए नए वर्जन आते रहते हैं मोबाइल के। उसके अंदर कैमरे की क्वालिटी बेटर होती है, उसके अंदर प्रोसेसर बेटर होता है। तो पहले जब हमारा ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था तो ट्रेडिशनल मेथड से काम चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, पर समय के साथ में कुछ नई नई रिक्वायरमेंट्स आई, उस सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत पड़ी। तो हम एक और अप्रोच लेके आए, इसका अपडेटेड वर्जन लेके आए, और जिसका नाम हमने दिया मॉडर्न अप्रोच फॉर अकाउंटिंग। दोनों ही मेथड डबल अकाउंटिंग सिस्टम ने ही दिए हैं। डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहता है, बहुत अच्छे समझिएगा। डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर आप अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए और उस अकाउंट के ड्यूल एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसको मैं एक बार के लिए इरेज कर देता हूं। चलिए, तो क्या कहता है, देखिए डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कि आप अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए ट्रांजैक्शन के अंदर, और आइडेंटिफाई करके उस अकाउंट के, उस ट्रांजैक्शन के ड्यूल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कीजिए, ड्यूल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कीजिए। अब ड्यूल एस्पेक्ट मतलब, ड्यूल का मतलब होता है दो, उस ट्रांजैक्शन के अंदर दो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कीजिए। ये दो एस्पेक्ट क्या है? एक है हमारा डेबिट और एक है हमारा क्रेडिट। ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के अंदर आपको अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है, और उसको आइडेंटिफाई करके उसका जितना डेबिट होता है उसके इक्विवेलेंट ही क्रेडिट वाले अकाउंट्स को ढूंढिए। मतलब ट्रांजैक्शन के अंदर आपको अकाउंट ढूंढने, पहला काम क्या आया, जो भी आपके सामने ट्रांजैक्शन आया, उस ट्रांजैक्शन के अंदर आपको बहुत अच्छे से चेक करना है। क्या चेक करना है? कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, उन अकाउंट को ढूंढना है, पकड़ना है उन अकाउंट को। और जब अकाउंट मिल जाए तो उनको ड्यूल एस्पेक्ट से रिकॉर्ड करो। उनके जो दो एस्पेक्ट है, यानी कि उस अकाउंट के अंदर दो एस्पेक्ट होंगे। कुछ अकाउंट ऐसे होंगे जो डेबिट में जाएंगे, कुछ अकाउंट ऐसे होंगे वो क्रेडिट में जाएंगे। इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन के अंदर मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा आपको अकाउंट मिलेंगे ही।
अगर नहीं मिले, आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल 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 मतलब दो ट्रांजेक्शन के अंदर कम से कम दो अकाउंट को ढूंढना है, एक को डेबिट करना है और एक को क्रेडिट करना है, और बराबर करना है। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। जितना एस्पेक्ट आपने डेबिट का ढूंढा है उतना ही एस्पेक्ट अगर आपको क्रेडिट में ढूंढोगे, इस वे से रखोगे, यानी कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर मिनिमम दो अकाउंट मिलेंगे, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, और उस वे से आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए। आगे का रास्ता बताया है कि जर्नल में रिकॉर्ड कीजिए, फिर लेजर पोस्टिंग, लेजर तैयार कीजिए, जर्नल में कीजिए। जर्नल के बाद में क्या हो जाएगा, हम लेजर तैयार करेंगे, लेजर करके ट्रायल बैलेंस बताएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो आपको एंड रिजल्ट बताएगा। पर पहला स्टेप इसने क्या बताया, पहला स्टेप ये है कि ट्रांजैक्शन के अंदर उन दो अकाउंट को ढूंढिए। देखो, अकाउंट मिनिमम दो होंगे, और ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब हुआ उन अकाउंटों में से जो दो अकाउंट आए ना, वो दो तरह से इफेक्ट करेंगे। एक हिस्सा डेबिट में जाएगा, एक अकाउंट डेबिट में जाएगा, और एक अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। तो ट्रांजैक्शन के अंदर ड्यूल एस्पेक्ट को ढूंढिए, डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, उनको ढूंढना है और उनको बुक्स में लिखना है। तो ये हमारी जर्नी होगी, जहां हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम ने जो कहा वो हमने यहां समराइज फॉर्मेट में आपके सामने लिख दिया। आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, मैं इसके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। अब जो हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, जो हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, इस डबल अकाउंटिंग सिस्टम ने हमको अकाउंट को ढूंढने का काम दिया है ना, हमको अकाउंट को ढूंढने का काम दिया है। तो उन्होंने वापस हमें दो मेथड्स दिए। पहला मेथड दिया किसी भी ट्रांजैक्शन में ढूंढने के लिए, एक मेथड दिया जिसका नाम है ट्रेडिशनल मेथड या ट्रेडिशनल अप्रोच कह दीजिए, और जो दूसरा मेथड है वो है मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न मेथड कह दीजिए या मॉडर्न अप्रोच। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है, अंडर डबल अकाउंटिंग सिस्टम कितने मेथड है, मेथड भैया हमारे पास दो है या दो अप्रोच है, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न अप्रोच। ध्यान ये रखना है, ये दोनों क्या करेंगे, ये मेथड क्या करेंगे, दोनों हमें किस तरह से हेल्प करेंगे। ये जो दोनों ही मेथड है, ये मेथड हमें हेल्प करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ये कुछ अलग अलग नेचर के अकाउंट को अलग अलग करने की कोशिश करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट यानी कि अगर मैं बात करूं, पहली बात करूं ट्रेडिशनल मेथड, तो उसको एक बार इसको भूल जाइए। तो मैं इसको यहां से एक बार के लिए इरेज कर देता हूं, बाद में मैं आपको एक समराइज फॉर्मेट की टेबल जरूर दूंगा, वो आपको एज ए नोट्स आपको हमेशा याद रखने के लिए काम आएगा। तो अंडर ट्रेडिशनल मेथड, बात समझिएगा क्या कहना चाहता हूं मैं। अंडर ट्रेडिशनल मेथड आपके सामने, अभी एक बार के लिए मॉडर्न को भूलिए, आपको पता है कि मुझे ट्रेडिशनल मेथड से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो आपका पहला काम क्या हुआ, उस ट्रांजैक्शन को बार बार पढ़िए और उस ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए जिनको कि हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट समझना, हम ट्रांजैक्शन के अंदर, हमारे सामने जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगा, उस ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और कैसे ढूंढेंगे, उन अकाउंट को बॉक्स बना देंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, राम को माल बेचा, ठीक है भैया, राम को माल बेचा, और फिलहाल मुझे पता नहीं है, पर मान लीजिए राम मुझे एक अकाउंट मिलता है, तो मैं इसको बॉक्स बना के अलग कर दूंगा, एक अकाउंट मिल गया। अब राम के साथ क्या करना है बाद में डिसाइड करूंगा, फिलहाल सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट्स को ढूंढिए, अकाउंट्स को ढूंढनी, पहले ढूंढने का ही काम करेंगे, बाद में इनका क्या करना है, क्यों ढूंढा इसको क्यों ढूंढा, उसका जवाब थोड़ी देर में बाद में देंगे। चलिए, तो अब अकाउंट जब ढूंढने तो नेचर के हिसाब से
नेचर के हिसाब से, जैसे एग्जांपल लीजिए, बहुत सारी आपकी जो स्कूल है, आपकी जो स्कूल के अंदर मान लीजिए प्रेयर का टाइम है, तो कैसे प्रेयर सब मिक्स होके तो नहीं करते हैं ना। आप कहते हैं क्लास 7 के बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाइए, तो जो 7 के बच्चे हैं वो सीक्वेंस से खड़े हो जाते हैं। क्लास 8 के बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाइए, ऐसे हो जाइए। क्लास 9 के बच्चे, इस तरह से क्या हुआ, आपने क्लासिफिकेशन किया। आपने क्या किया, आपने क्लासिफिकेशन किया। उस पूरी भीड़ में से एक जैसे बच्चे जो एक ही क्लास में थे उनको एक जगह पे लेके आए। इनके लिए अलग रूल रहेगा, इनके रूल इनके ऊपर लागू नहीं होंगे। इनको जो चैप्टर पढ़ाना है वो बिल्कुल अलग होंगे, इनको जो चैप्टर पढ़ाना है बिल्कुल अलग होंगे, इनको पढ़ाने के लिए चैप्टर्स कुछ अलग होंगे। हमने किया क्या, हमने सारे बच्चों की भीड़ में से उनके एक क्लास, मान लीजिए जो क्लास था, एक क्लासिफिकेशन का हमारा टाइप हो गया, तो हमने क्लास के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बना दी। बात समझे, हमने एक अलग अलग कैटेगरी बना दी। बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपको उनकी दिनचर्या समझनी है या उनसे कुछ काम करवाना है। आपने बोला जितने भी फार्मर लोग हैं, किसान लोग हैं, वो इधर खड़े हो जाइए। जितने गवर्नमेंट सर्वेंट है वो इधर खड़े हो जाइए। जितने टीचर्स है मान लीजिए वो अलग से इधर खड़े हो जाइए। तो आपने क्या किया, बहुत भीड़ में से अलग अलग नेचर्स के लोगों के लिए, लोगों को मान लो आपको कोई काम है तो आपने अलग अलग लाइन लगा के उनका क्लासिफिकेशन कर दिया किसी भी बेस के ऊपर। ठीक इसी प्रकार हमारे सामने ये होगा कि बहुत सारे अकाउंट होंगे, हमें पता नहीं चलेगा। कोई भी ट्रांजैक्शन जब हमारे सामने आएगा हमें पता नहीं चलेगा कि भी इसमें कौन सा अकाउंट है जिसको कि बुक्स में हमें लेके आना है। तो हमने क्या किया, नेचर के हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया अकाउंट का, कि भी इस तरह के जो अकाउंट है वो आप इधर आइए, आपके लिए एक रूल है। इस तरह के जो अकाउंट है आपके लिए ये रूल है, और इस तरह के जो अकाउंट है उनके लिए ये रूल है। तो हम पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट समझेंगे, और फिर जैसे मान लीजिए जिस क्लासिफिकेशन का अकाउंट आएगा, जो एक जैसे नेचर के रहेंगे उनके एक रूल रहेगा। सेकेंड तरह की कैटेगरी को उसका रूल कुछ अलग होगा, और थर्ड तरह की कैटेगरी, मतलब कुल मिलाकर ये कैटेगरी हो गई। तो कैटेगरी के हिसाब से हमने अकाउंट को आइडेंटिफाई किया, ताकि उनको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है, उसमें हर अकाउंट का अलग हिसाब तो नहीं करते हैं। तो हम हर अकाउंट का अलग रूल बनाने की जगह हमने क्लास बनाया है कि भैया ये तरह की कैटेगरी है, इनके लिए ये रूल रहेंगे। समझिए मेरी बात, बहुत सिंपल है। हमने एक क्लास बना दी, जैसे एग्जांपल आया पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट एक क्लास हो गई। किससे डेबिट करना है, किससे क्रेडिट करना है, वो हमने रूल बनाए जो सारी की सारी क्लास के ऊपर लागू हो जाएंगे, पूरी उस पर्टिकुलर कैटेगरी पे लागू हो जाएंगे। मैंने कहा नॉमिनल अकाउंट हो गए, आए हुए खाते होंगे, वो उनको पहले उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये जो लोग इस लाइन में खड़े हो, अब आपके लिए ये रूल है। थर्ड हो गई मान लीजिए रियल अकाउंट जो थी, जहां हमारी एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट होंगे, वो हमने कैटेगरी बनाई और हमने कहा भैया आपके लिए ये रूल है बुक्स में आने के लिए, आपके लिए ये रूल है बुक्स में आने के लिए, आपके लिए ये रूल है बुक्स में आने के लिए, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी और नेचर ऑफ अकाउंट। आई बात समझ में? तो जब हमारी जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम था, हमारा जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम था, उसने कहा कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर जब आपको अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है तो हमने दो मेथड दिए आपको। एक दिया ट्रेडिशनल मेथड, और ट्रेडिशनल मेथड के अंदर अकाउंट का क्लासिफिकेशन कैसे करना है, कौन कौन से अकाउंट किस कैटेगरी में आएंगे, ये अभी हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अंडर ट्रेडिशनल मेथड देखिए, अंडर ट्रेडिशनल मेथड हम अकाउंट की जो कैटेगरी है, तीन तरह के अकाउंट का क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है हमारी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की ये पहली कैटेगरी होगी। सेकंड कैटेगरी जो है उसका नाम दिया है हमने रियल अकाउंट, REAL, रियल अकाउंट। इसको हिंदी में कहेंगे भैया
व्यक्तिगत खाते, अगर सही नहीं लिख पाया होगा तो उसको आप सही कर देना, कोई दिक्कत नहीं भैया। व्यक्तिगत खाते कंसेप्ट समझिएगा, स्पेलिंग और वर्डों पे मत जाइएगा। तो पहली जो कैटेगरी थी वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी दी, दूसरी दी रियल अकाउंट, जिसको अपन कहेंगे वस्तुगत खाते क्या है अभी डिटेल में समझेंगे। और जो तीसरी कैटेगरी दी, इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन दिया। तीसरी कैटेगरी थी जिसका नाम था नॉमिनल अकाउंट। जिसका क्या नाम था भैया? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल को हिंदी में कहेंगे हम आय व्यय खाते। आय व्यय खाते। ये 3 तरह की ब्रॉड मोटा मोटी कैटेगरी बनाई कि भाई हर ट्रांजैक्शन में इस तरह के अकाउंट को ढूंढिए और उनके ऊपर ये रूल लगाइए, इस तरह के अकाउंट को ढूंढिए, ये रूल लगाइए और इनके लिए कुछ और रूल रहेंगे। 3 क्लास बना दी, क्लास ए, बी और सी। समझिए मेरी बात? आपके सामने क्लास के बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, आपको सर ने बताया कि सारे बच्चों में से 3 कैटेगरी बनाओ। पहली कैटेगरी दे दी, मान लीजिए बिलो 12, सारे 12 के बच्चे एक कैटेगरी में आ गए। सेकेंड कैटेगरी दे दी 12 से 15, तीसरी कैटेगरी दे दी 15 एंड अबोव। तो ये 3 क्लास हो गई ना अलग अलग। इनको एक अलग एक्टिविटी देनी है, इनको अलग एक्टिविटी देनी है, इनको अलग अलग क्लास बनाई अलग अलग नेचर के हिसाब से, ठीक है ना। कोई न कोई बेस था, उस बेस को आधार रखते हुए अलग अलग हमने कैटेगरी बनाई। एक जैसी कैटेगरी के लोग एक लाइन में लगेंगे, एक रूल होगा। इस कैटेगरी के लोग एक लाइन में लगेंगे, इनका एक रूल होगा। इस कैटेगरी के लोग एक लाइन में लगेंगे, इनका एक रूल होगा। ठीक है भैया। तो अब बात करते हैं, यहां पे हमने 3 तरह की कैटेगरी हमारे अकाउंट को ढूंढने के लिए बनाई है कि भी जब भी हमारे सामने अगर कोई ट्रांजैक्शन आया, तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर हम इन 3 तरह के नेचर के अकाउंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहली जो कैटेगरी थी, जो पर्सनल अकाउंट जिसे हमने कहा, हमने पर्सनल अकाउंट को फिर से 3 तरह से डिवाइड किया। पर्सनल अकाउंट, हालांकि रूल सब में एक ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी समझने के लिए समझिए कि हमने सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की जो कैटेगरी दी उसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया है, जहां हमने नेचुरल पर्संस को रखा है। नेचुरल पर्सन। दूसरी जो कैटेगरी दी पर्सनल अकाउंट के अंदर, बात समझना, रियल अकाउंट की आगे बात करेंगे। पर्सनल अकाउंट के अंदर हमने फिर से क्लासिफिकेशन किया 3 तरह से। पहली कैटेगरी रखी जहां हमने कहा नेचुरल पर्संस आएंगे। सेकंड कैटेगरी रखी जहां हमने कहा आर्टिफिशियल पर्सन आएंगे। ठीक है भैया। और जो तीसरी कैटेगरी थी, इसका नाम दिया पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदी के वर्ड्स और स्पेलिंग को ज्यादा माइंड आप मत करना, जो हमारा कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो मुझे स्पेलिंग सब पता है, परंतु क्या होता है जब खड़ा होकर पढ़ाते हैं तो कई बार फ्लो के अंदर ई की जगह ए दब जाता है और ए की जगह ई दब जाता है, रिवर्स भी होता है। तो मैं फिर से कहता हूं, प्लीज इस चीज को कभी भी आप माइंड ना करें। चलिए, तो जो पर्सनल अकाउंट है हमारा, उस पर्सनल अकाउंट के अकाउंट को हमने उस हर ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से पर्सनल अकाउंट है उनको हमें ढूंढना है। और उसको और अच्छे से ढूंढने के लिए, जैसे मैंने कहा बिलो 12 जितने भी बच्चे थे उसको और अच्छे से क्लासिफिकेशन करना है। तो आपने कहा भैया 7th 8th और 9th के बच्चे अलग अलग लाइन बना दो। तो 12 के अंदर आप घुसे और उसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया आपने। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हम पर्सनल अकाउंट के अंदर घुसे और इसका भी हमने 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया। पहला क्लासिफिकेशन जिसका नाम दिया, जिसके अंदर हमने कहा कि नेचुरल पर्सन का अकाउंट जो होगा वो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। नेचुरल पर्सन का मतलब हो गया जहां आप ट्रांजैक्शन को पढ़ोगे और किसी इंसान का नाम आपके साथ में आएगा, जहां आपको कोई ऐसा नेम रिप्रेजेंट होगा, कोई ऐसा नेम आपके सामने आएगा जिसको देख के आपको ये फील होगा कि ये तो कोई ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है। ह्यूमन बींग,
इंसान, सजीव व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग, इंसान, हिंदी में क्या बोलूंगा, इंसान। इंसान नाम देख के आपको यह पता चल रहा है कि भैया ये कोई इंसान के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उस ट्रांजैक्शन के अंदर आपको पता चल जाएगा यस ये मेरा अकाउंट है। क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, क्या हो सकता है, कोई भी बता देगा। बहुत छोटी चीज है भैया, जैसे ट्रांजैक्शन में लिखा था राम को माल बेचा, राम को माल बेचा। राम जैसे ही शब्द आया आपके सामने, आपने राम को, पूरा ट्रांजैक्शन को एक बार छोड़ रहा हूं, तो राम को बॉक्स बना दीजिए। तो मैंने कहा उस ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को ढूंढना है। राम को माल बेचा, पूरी बात छोड़ो एक बार के लिए। राम शब्द आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए कि राम पर्सनल अकाउंट और नेचुरल पर्सन है। राम को बॉक्स बना दो कि यस राम तू मुझे मिल गया, अब मैं तेरा कुछ करने वाला हूं। क्या करूंगा उसका वो बाद में बताऊंगा। पहला काम क्या था, ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको कि हमें बुक्स में लेके आना है। चलिए, तो हमने कहा राम आइडेंटिफाई कर लिया। इसी तरह से मान लो कोई भी ह्यूमन बीइंग्स का नाम आ जाए, मान लीजिए नाम आ गया रहीम, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक इंसान है, ठीक है। एलिजाबेथ इंसान का नाम है, ठीक है ना। किसी भी एडवर्ड, कोई भी हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, चलिए सचिन, किसी भी तरह का नाम अगर आपके सामने आ गया, उसके साथ अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, आपका पहला काम है उस ट्रांजैक्शन के अंदर उस अकाउंट को आइडेंटिफाई करना, और आपको अकाउंट मिल गया। जहां नाम देख के पता चलता है कि ये तो किसी सजीव व्यक्ति, गॉड गिफ्टेड, गॉड द्वारा बनाए गए किसी ह्यूमन बीइंग्स के नाम को इंडिकेशन कर रहा है, यानी कि ये हमारा पहला अकाउंट हो गया। हमारा काम है ऐसी स्थिति में उस अकाउंट को आइडेंटिफाई करके उस पर एक बार के लिए बॉक्स बनाएंगे और कहेंगे यस हमारे ट्रांजैक्शन के अंदर हमें एक अकाउंट मिल गया। अब इस अकाउंट को क्या करना है, फ्राई करना है या और कुछ करना है, वो आगे डिसाइड करेंगे। फिलहाल काम क्या है, फिलहाल मैंने ये कहा कि हमें हर ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। पहली कैटेगरी वो कैटेगरी जहां इंसानों के नाम आएंगे, आप राम, रहीम, मोहन, सचिन, जो भी आपको नाम याद आए, जैसे आपको समझ में आए, देखने से, क्वेश्चन को पढ़ने से आपको समझ में आए कि हाँ भाई एक इंसान का नाम है, ये हमारी पहली कैटेगरी हो गई। और जो हमारी सेकंड कैटेगरी है, जिसे हमने कहा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये हो गया कोई न कोई बिजनेस एंटिटी है, क्या है, ह्यूमन बीइंग्स तो नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, नाम देख के ये पता चल रहा है कि भैया ये ह्यूमन बीइंग्स तो नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, समझना मेरी बात। नाम देख के आपको ये पता चलेगा कि भैया ये ह्यूमन बीइंग्स तो नहीं है, परंतु इंसान का काम होता है बिजनेस करना। तो बिजनेस करने के पर्पस के लिए, बिजनेस करने के पर्पस के लिए कोई आर्टिफिशियल पर्सन उन्होंने बनाया है। तो ह्यूमन बीइंग्स तो नहीं थे, परंतु बिजनेस करने के पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए कोई पर्सन बनाने की कोशिश की गई है। और बिजनेस करने के लिए क्या आदमी करता है काम, कोई कंपनी का नाम आपके सामने आएगा, कोई फर्म का नाम आपके सामने आएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई आदमी बिजनेस करता है, जैसे मैं मेरी बात करूंगा, मैंने अपनी एक फर्म बनाई है ताकि मेरे बिजनेस को एक आइडेंटिटी मिले। मैंने आपसे पहले भी बताया था, ये भी हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू वीडियो में कवर कर चुके हैं कि बिजनेस करने के लिए या तो प्रोप्राइटरशिप फर्म बनती है, या पार्टनरशिप फर्म बनती है, या कंपनी बना के, ये तीन फॉर्मेट में आदमी काम करता है। तो जनरली आदमी कभी भी अपने डायरेक्ट नाम को इंडिकेशन नहीं देता है, वो अपनी फर्म बनाता है। जैसे मैंने मेरा बिजनेस करने के लिए नाम रखा है MS राजपुरोहित एंड एसोसिएट्स। ये क्या हो गई, मेरी एक फर्म हो गई।
ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप अपने घर के बाहर से निकलोगे तो आपको हजारों दुकानों के नाम मिलेंगे, चंद्रा फर्नीचर, राम स्वीट्स, ठीक है ना। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा भैया, किसी भी कंपनी का नाम मिलेगा या कोई फर्म का नाम मिलेगा या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिलेगा या किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी सेक्टर में इन्वॉल्व हो, पर्पस जो होना है, पर्पस जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस या चैरिटी पर्पस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिजनेस करने के पर्पस के लिए एक कानून की भाषा में उसने एक आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम व्यक्ति, हिंदी में क्या कहेंगे भैया, ये सजीव इंसान तो नहीं है, समझना, ये आर्टिफिशियल जो हमने वर्ड यूज किया इसको हिंदी में हम कहेंगे कृत्रिम व्यक्ति। इसके लिए हमारे पास वर्ड क्या है, कृत्रिम व्यक्ति। व्यक्ति कैसे लिखते हैं आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स, इंसान हो गए, और ये कृत्रिम व्यक्ति है मतलब ये इंसान द्वारा, सॉरी भगवान द्वारा पैदा किए गए इंसान तो नहीं है, परंतु इनको नाम देख के ये पता चलता है कि ये इंसान द्वारा पैदा किए गए हैं, कुछ बिजनेस एंटिटी क्रिएट की गई है बिजनेस करने के पर्पस के लिए, ठीक है ना। तो मैंने वर्ड यूज करना है एक और कि भैया ये कोई बिजनेस एंटिटी क्रिएट की गई है। अब चाहिए बिजनेस एंटिटी प्रोप्राइटरशिप फर्म के फॉर्म में थी, पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में थी या कंपनी के फॉर्म में थी, और ये किसी भी नेचर के बिजनेस में इन्वॉल्व हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें उस नाम से पता चल जाएगा कि यस ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इंसान तो नहीं है, परंतु इंसान ने पैदा किया है खुद के बिजनेस को एक आइडेंटिटी देने के लिए, एक पहचान देने के लिए। अब आप ध्यान रखना ये कौन होंगे, अभी आज की डेट में जब आप बाहर जाओगे अगले 1 किलोमीटर के अंदर आपको जितनी भी शॉप्स दिखेगी, एक्स किराना स्टोर, ये राजेंद्र मेडिकल स्टोर, आपको जो भी दुकानें दिखेगी वो सब के सब क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बिजनेस करने के पर्पस के लिए इंसान ने क्रिएट किए हैं। तो जब हमारे ट्रांजैक्शन में ऐसा आएगा, ट्रांजैक्शन में आएगा कि भैया राम एंड सन्स से माल खरीदा, देखिए आपके सामने ट्रांजैक्शन कैसे आएगा, आपके सामने ट्रांजैक्शन आएगा राम एंड सन्स से माल खरीदा। मैंने कहा फिलहाल हमारा काम सिर्फ ये है कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको की बुक्स में लाना है। तो राम एंड सन्स जो आपके सब सामने आया, या राम प्रोविजन स्टोर को माल बेचा या माल बेचा, ये जब ट्रांजैक्शन आपके सामने आया तो आपका पहला काम क्या हो गया भैया, आपका पहला काम हो गया राम प्रोविजन स्टोर जो है उसको गोला कर दीजिए। आपको पता चल गया ये राम प्रोविजन स्टोर है, ये एक बिजनेस एंटिटी है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी हो गई। फिलहाल हमारा काम सिर्फ इतना है, ध्यान रखना इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना, और अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन किया है। एक जैसे नेचर के अकाउंट के ऊपर एक रूल लगाएंगे, न कि हर अकाउंट के लिए अलग रूल लगेगा। तो एज पर द क्लास, जो आपकी क्लास होगी उस क्लास के हिसाब से हम रूल लगाएंगे, आपकी जो कैटेगरी होगी। और हम पहली कैटेगरी कौन सी कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में भी हमने क्या किया, हमने दो तरह से पर्सनल जो अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट की भी हमने दो कैटेगरी, ताकि इजीली हमें समझ में आए, हमको अच्छे से याद रहे, इसके लिए हमने नेचुरल पर्सन को डिवाइड किया और आर्टिफिशियल पर्सन को डिवाइड किया। आर्टिफिशियल पर्सन में मैंने कहा किसी भी बैंक का नाम आ गया, किसी भी संस्था का नाम आ गया, रिलायंस इंडस्ट्री से नकद प्राप्त हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री को नकद दिया, ठीक है ना। अडानी पोर्ट से
माल खरीदा, अडानी पोर्ट को माल सप्लाई किया, पंजाब नेशनल बैंक में पैसे जमा करवाए, बैंक में पैसे निकलवाए। तो जो बैंक शब्द आया हमारे सामने, ये बैंक शब्द भी क्या है भैया? अब बैंक क्या होता है? ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन ही तो है। बैंक क्या है अपने आप में? चाहे बैंक शब्द आ जाए या एसबीआई शब्द आ जाए या पीएनबी शब्द आ जाए, सिंपल सा आपको मीनिंग ये करना है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंकिंग रिलेटेड वर्क करता है तो वही ना। जैसे हमारी एक किराना स्टोर है जो प्रोविजंस के आइटम रखता है, या हमारे घर के बाहर की जो मेडिकल स्टोर है वो बिजनेस करने के लिए रखा गया, ने अपनी बिजनेस करने के पर्पस के लिए उन्होंने नामकरण किया है। ठीक इसी प्रकार बैंकिंग रिलेटेड बिजनेस करने के लिए इन्होंने अपना नाम रखा है, तो ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है। और हमारे घर के बाहर की जो किराना स्टोर है वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है। नाम देख के हमें डरना नहीं है। तो पहली क्लासिफिकेशन क्या हुई भैया, जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने नेचुरल पर्सन कहा, दूसरा हमने कहा आर्टिफिशियल पर्सन। हमें करना क्या है? हमें सिर्फ फिलहाल ये करना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको ऊपर कर लेता हूँ। चलिए ये हो गया, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा। चलिए आप यहाँ तक पहले नोट कीजिए, फिर मैं इसको ऊपर चला लेता हूँ। थोड़ा सा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब ये ले लीजिए। चलिए ठीक है भैया, ये हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन हो गई जहां हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिख दिए। इसी तरह से हमारी जो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी है, इसमें जो तीसरी कैटेगरी है उसका नाम हमने दिया है, क्या नाम दिया है भैया? उसका नाम हमने दिया है, यहां से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। चलिए, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होते हैं? ये वो अकाउंट होंगे जो रिप्रेजेंट, देखिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व करेंगे किसका? पर्सनल अकाउंट का, यानी कि या तो इस कैटेगरी का करेंगे या इस कैटेगरी का करेंगे। कुछ अकाउंट ऐसे होंगे, कुछ नामों का प्रयोग हमें मिलेगा, कुछ अलग अलग नाम मिलेंगे, वो रिप्रेजेंट तो इन्हीं को कर रहे हैं, तो डायरेक्ट उनके नाम से क्यों नहीं हम बुक्स में उन्हें एंट्री देंगे। यानी कि होगा ये कि आपके पास में कुछ अलग से नाम आएगा, कुछ अलग से अकाउंट आएगा, ठीक है ना, पर होगा किनका? वो रिप्रेजेंट किसको करेगा? या तो इस कैटेगरी के लोगों को करेगा या इस कैटेगरी के लोगों को करेगा। पर हमारी कुछ मजबूरियां हैं, जिनके कारण हम उनको डायरेक्ट उनके नाम से नहीं लिखेंगे। वो मजबूरियां क्या है वो आगे डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। तो उनको, जैसे मैं एक एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पिताजी का नाम है मोहन। आप समझिएगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपके पिताजी का नाम है मोहन और अब आपके पिताजी को आपको बुलाना है। अब आपके पिताजी को अगर आपको बुलाना है तो आप क्या कहोगे? मोहन इधर आ। बात समझिएगा, मोहन आपके पिताजी का नाम है, यानी कि एक पर्सनल अकाउंट था। अब इनको आपको यहां बुलाना है, आपके पास बुलाना है, तो क्या आप ऐसा कहोगे कि मोहन यहां पे आ? इंस्टेड ऑफ दिस ऐसा आप कभी नहीं करोगे। आप कहोगे पिताजी आप इधर आइए। आप यही वर्ड यूज करोगे, यही तो हमारे संस्कारों में है। पिताजी आप यहां आइए, यानी कि हमने मोहन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई दूसरा शब्द लिख दिया, तो वो शब्द क्या था? पिताजी। यानी कि जब आप वर्ड यूज कर रहे हो पिताजी, तो हमें बाय डिफॉल्ट समझ में पता चल रहा है कि ये मिस्टर मोहन की बात कर रहा है, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारा मेथड है, ये हमारा सिस्टम है कि कुछ अकाउंट ऐसे होंगे जिनको हम हमारे बुक्स में लेके कभी नहीं आएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट उसको नाम से लिखने की जगह उसको रिप्रेजेंट करने वाले किसी और शब्द का प्रयोग सिस्टम में करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, कैपिटल अकाउंट। डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं भैया, बहुत ज्यादा।
कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट। तो ये दो शब्द आपके सामने आएंगे। इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग है कि ये उस पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बिजनेस ओनर है, जो बिजनेस का मालिक है। आगे हमने इस पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर बिजनेस ओनर के जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग तरह से रिकॉर्ड करेंगे। परंतु जहां शब्द आया कैपिटल, इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ, ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन। अगर हमारा पार्टनर कोई फर्म है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वर्ड होंगे, ये शब्द रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तो किसी पर्सनल अकाउंट को, सॉरी नेचुरल पर्सन अकाउंट को, या आर्टिफिशियल पर्सन को। ये है तो वही अकाउंट, पर हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण हम उसे हमारी बुक्स के अंदर उसके खुद के नाम से न रिप्रेजेंट करके, सॉरी नाम से न लिख के, उसको रिप्रेजेंट करने वाले किसी और शब्द से हमारी बुक्स में लेके आएंगे। तो जैसे हमने कहा कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, ये किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो जो हमारी हो गई थर्ड कैटेगरी हो गई अंडर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसको बहुत डिटेल के अंदर एक बार ये पूरा क्लासिफिकेशन करने के बाद में वापस मैं इसको कवर करवाऊंगा। तो अब तक मैंने क्या देखा, ये पूरा इरेज हो गया। तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, चलो भैया। अंडर ट्रेडिशनल मेथड मैंने क्या किया, मैंने अकाउंट को तीन तरह की क्लास में बांटने की कोशिश की। पहली जो मेरी क्लासिफिकेशन थी वो थी पर्सनल अकाउंट, दूसरी मैंने कहा रियल अकाउंट, और जो तीसरी जो मेरी क्लासिफिकेशन थी वो थी नॉमिनल अकाउंट। और जो मेरा पर्सनल अकाउंट है इसको मैंने फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या था भैया, पहला था मेरा नेचुरल पर्सन, उसके बाद में मैंने कहा आर्टिफिशियल पर्सन, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल पर्सन और एक और क्लासिफिकेशन किया, उसका नाम था पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। और मैंने कहा इस कैटेगरी के अंदर जो अकाउंट है वो इन्हीं को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कैटेगरी को ही रिप्रेजेंट करेंगे। परंतु हमारे कुछ बिजनेस के ट्रेडिशन से, पुरानी परंपराएं हैं जिसके चलते हम इनको नाम से बुक्स में नहीं लाते हैं। डिटेल में आपको बताएंगे कि वो क्या कारण है और किन किन अकाउंट को उनके नाम से न लिख के रिप्रेजेंट करने वाले किसी और अकाउंट से उसको बुक्स में लेके आते हैं। तो ये हमारी पहली क्लास हो गई, पहली कैटेगरी हो गई, जहां हमने पर्सनल अकाउंट का भी तीन तरह से क्लासिफिकेशन किया। हमारा काम क्या है भैया, याद रखिएगा बार बार, हमारा काम सिर्फ ये है। अब आपको पहली कैटेगरी मिल गई है, आपके सामने ट्रांजैक्शन आया, राम से माल खरीदा, राम से नकद प्राप्त हुआ। राम आते ही जहां आपको राम शब्द मिला, आपको पता चल गया ये मेरी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी है। आपको बुक्स में, आपको उसको बॉक्स में बंद कीजिए। मैंने अभी एग्जांपल दिया, रिलायंस इंडस्ट्री को चेक से भुगतान किया। रिलायंस इंडस्ट्री एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, उसको बॉक्स बना दीजिए। आप ये यस, हमें एक क्या मिल गया, हमें एक क्लास मिल गई, ठीक है ना, हमें एक क्लास, इस ट्रांजैक्शन के अंदर एक अकाउंट मिल गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, सबके लिए, सबको, इस सभी कैटेगरी को एक ही तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा। यहां आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो यहां पे है कि इनको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, ये अलग क्लास है, इनको ट्रीटमेंट मिलेगा, इनका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है ना। इन तीनों का ही ट्रीटमेंट एक जैसा ही है, इन तीनों का ट्रीटमेंट एक जैसा ही है, सिर्फ समझने के लिए है कि भाई पर्सनल अकाउंट में भी तीन तरह की अलग अलग क्लास, इस तरह के लोगों को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है ना। इस तरह के लोगों को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, इनको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है।
और इनको भी एससी कैटेगरी में रखा गया है। तो इनमें से चाहे कोई भी अकाउंट आ जाए, उनका जो ट्रीटमेंट है, उनका जो हमें ट्रीटमेंट देना है, वो एक जैसा बराबर स्तर का रहेगा। फिलहाल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर उस अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जो इस तरह की नेचर के अकाउंट हो गए। तो अब बात करेंगे सेकंड नंबर कैटेगरी की, रियल अकाउंट, जिसको हमने कहा वस्तुगत अकाउंट। इसमें कौन कौन से अकाउंट को हमारे सामने आएंगे जिनको कि हमें हमारी बुक्स में लेके आना है। सबसे पहली बात, इस कैटेगरी में हम उन अकाउंट्स को रखेंगे, रियल कैटेगरी के अंदर हम उन अकाउंट्स को रखेंगे, उन सभी खातों को रखेंगे, उन अकाउंट्स को रखेंगे जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बिजनेस की एसेट्स को, जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट किसे करते हैं भैया? हमारे बिजनेस की एसेट्स को। तो हमने कहेंगे एसेट्स ऑफ बिजनेस। वो सभी अकाउंट इस कैटेगरी में आएंगे जो हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है, या ये कह दीजिए कि एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले सभी अकाउंट इस कैटेगरी में आएंगे, जिसे हम कहेंगे वस्तुगत खाते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले हम ऑलरेडी देखिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट को डिटेल्ड में करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि अगर मैं वहां नहीं करता तो यहाँ हर टॉपिक इंडिविजुअल मुझे रोक रोक के 2-2 घंटे एक्स्ट्रा खराब करने पड़ते। तो आप जो कंसेप्ट है उसको फोकस नहीं कर पाते, आपको समझ में नहीं आता कि सर करवाना क्या चाहते हैं। तो एसेट्स क्या होती है? जब हमने हमारे बिजनेस के एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, दोनों में क्या फर्क होता है वो हमने बताया। कब एक खर्चा, कब एक एक्सपेंसेस जो होता है, कब एक खर्चा जो होता है वो एसेट्स का रूप धारण कर लेता है, कब एक एक्सपेंसेस जो होता है वो बिजनेस के लिए एसेट्स बन जाती है, और कब एक खर्चा सिर्फ खर्चा ही होता है। या ऐसे कह दीजिए, जब मैं कोई अमाउंट स्पेंड करता हूं तो वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे ये हमारे लिए एसेट्स बन गई, या कौन सी कंडीशन रहेगी तो हम कहेंगे नहीं भैया ये एसेट्स नहीं बनी, ये सिर्फ और सिर्फ खर्चा है। हमने पैसा खर्च किया, अमाउंट स्पेंड किया, एंड रिजल्ट एसेट्स के फॉर्म में आया या एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के फॉर्म में आया। इस पार्ट को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड में कर चुके हैं। तो हमने कहा था, यहाँ पे एक आता कि जब भी किसी खर्चे का इकोनॉमिक बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में हमें ड्राइव होता है, मिलता है, तो हम कहेंगे भैया उस खर्चे से आपने एक एसेट्स क्रिएट की है। परंतु उस खर्चे का जो बेनिफिट है वो एक ही साल में एग्जॉस्ट हो जाता है, उसका बेनिफिट पर्टिकुलर 1 अकाउंटिंग पीरियड में ही मिलता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खर्चा ही कहलाता है। ये हमने एसेट्स और एक्सपेंसेस को समझते समय बहुत डिटेल में ऑलरेडी किया है। हमने कुछ एग्जाम्पल दिया था, आपने 1 लाख रुपए से मशीनरी खरीदी और वो मशीनरी आप यूज कर रहे हो अपने बिजनेस के प्रोडक्शन के लिए, अगले 5 साल तक यूज करोगे, अगले 10 साल तक यूज करोगे। इसका मतलब उस खर्चे का जो बेनिफिट है आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमाउंट स्पेंड किया है उससे आपने एसेट्स क्रिएट किए हैं। परंतु अगर आपने एक एम्प्लॉय को सैलरी दी है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए 12 महीने के लिए, तो क्या उस 12 महीने का पेमेंट करने के बाद वो अगले महीने फिर से काम करेगा क्योंकि आपने पिछले साल उसको पेमेंट किया था? नहीं, उस खर्चे का जो बेनिफिट था, आपने पैसा दिया, उसने काम किया, जो बेनिफिट था वही खत्म हो गया। आपने रेंट पे की 12 महीने की, पीरियड खत्म, आपका रिश्ता खत्म। आपको वापस अगर उसको कंटिन्यू करना है तो फिर से नई रेंट देनी पड़ेगी। मीनिंग हमने कहा जहां खर्चे का जो बेनिफिट है उसी ईयर में अगर एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खर्चा कहलाता है, परंतु उसका बेनिफिट, ये कैलकुलेटर मैंने सिर्फ
500 रुपये में परचेज किया और इसको मैं 3 साल से काम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये 500 रुपये का बेनिफिट मुझे 3 साल तक मिला है, यानी कि एसेट्स क्रिएट हो गई। ये बुक जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ अगले 5 साल तक पढ़ाऊंगा, मतलब ये 250 रुपीज़ या 500 जो मैं बुक्स पे स्पेंड कर रहा हूँ, इसका बेनिफिट मुझे 1 से ज़्यादा सालों में मिलेगा। ये मेरे लिए एसेट्स हो गई। तो कौन सा, कब एक खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, कब वो खर्चा कैपिटल नेचर का है, ये हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं। और एसेट्स और एक्सपेंडिचर में फर्क भी हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स में ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, जहां हमने मीनिंग ऑफ एसेट्स और मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस को बताया था। तो जो आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे डायरेक्टली यहां आ रहे हैं, पहले एक बार पुराने वीडियो को गो थ्रू करके आप आ जाइए। तो यहां मैं सीधी टॉपिक पे बात करूंगा। रियल अकाउंट जो था, हमारे रियल अकाउंट को हमने कहा वो सभी कैटेगरी के अकाउंट जहां हमने कुछ अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं और जो उसका एंड रिजल्ट होता है वो एसेट्स के फॉर्म में हमारे सामने आ रहा है, न कि खर्चे वाला ये वाला अकाउंट है, न कि खर्चे की, एसेट्स के फॉर्म में अगर आ रहा है तो हम कहेंगे भैया ये हमारे रियल अकाउंट है। अब जो ये एसेट्स है, अब जब हमने एसेट्स की डेफिनेशन की थी उस टाइम हमने देखिए बहुत सारे वर्ड हुआ। पहले हम एसेट्स होता क्या है, उसके साथ साथ हमने ये भी कवर किया था वहां पे, चलिए हमने एसेट्स पे क्या क्या टॉपिक कवर किए थे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं एसेट्स के टॉपिक पे आता हूं वापस। हमने एसेट्स का अपने आप में क्या क्या क्लासिफिकेशन, यानी कि एसेट्स किस किस तरह की होती है वो भी समझा था। साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि भैया हमारे एसेट्स की हमारी बुक्स में मीनिंग क्या होती है, हमारी मीनिंग क्या होती है। तो मैं छोटा सा रिकैप करना चाहूंगा यहाँ पे। हमने कहा एसेट्स का मतलब हो गया वो सभी रिसोर्सेज और वो सभी साधन। मैं क्विकली यहाँ पे वो डेफिनेशन एक बार फिर से लिख देता हूं, क्योंकि मैं कौन सी कैटेगरी डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। वो सभी अकाउंट जो एसेट्स के डेफिनेशन में आएंगे या एसेट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो एक बार एसेट्स की जो मीनिंग है उसको जल्दी से रिकैप करूंगा। मैंने एसेट्स का मीनिंग क्या बताया था भैया, मीनिंग ऑफ एसेट्स क्या बताया था, मीनिंग ऑफ एसेट्स क्या बताया था, याद कीजिए। ऑल रिसोर्सेज, वो सभी रिसोर्सेज, वो सभी रिसोर्सेज या वो सभी संसाधन हमारी एसेट्स कहलाएंगे। विच आर कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइजेज, हमारी बिजनेस एंटरप्राइजेज द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। और जो कंट्रोल का मीनिंग हमने यह कहा था, विच आर कंट्रोल, जो शब्द था, जो शब्द हमारे सामने आया कंट्रोल, विच आर कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल का जो मीनिंग था हमने कहा था जहां पे उस एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने का राइट हमारे पास होता है। हमारे पास ये अधिकार होता है कि जैसे चाहूं उसको यूज करूं, चाहूं तो रखूं, चाहूं तो डिस्पोज ऑफ कर दूं। ठीक है, चाहे तो रखूं, चाहे से उसको मैं डिस्पोज ऑफ कर दूं, मतलब बेच दूं। यानी कि all resources of the enterprises, all the resources of the enterprises which are controlled by the enterprises, which are controlled by the enterprises। और कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ में हमने कहा from which future economic benefit is derived, जहां पे हमें फ्यूचर के अंदर कोई न कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हमें रिसीव होता है। अब इकोनॉमिक बेनिफिट क्या रिसीव होता है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने सोफा परचेज किया ताकि हमारे क्लाइंट उस पर आके बैठ सके, हमने एसी परचेज किया ताकि बिजनेस ऑपरेशन में हेल्प मिले, हमने कंप्यूटर परचेज किए ताकि बिजनेस को स्मूथली रन कर सके, बिजनेस की अकाउंटिंग का वर्क कर सके, या हमने एक बिल्डिंग परचेज कर ली जहां से हम बिजनेस रन कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो हमने परचेज कर ली, बात समझना, मेरे फ्रेंड से मैं उधार कोई चीज़ लेके आया हूँ, उनकी मोटरसाइकिल लेके आया हूँ यूज़ के लिए, क्या मुझे डिस्पोज ऑफ करने का राइट है? मुझे डिस्पोज ऑफ राइट करने का
यानी कि मेरे पास उसका मालिकाना हक नहीं है। तो कंट्रोल का सिंपल सा मीनिंग हुआ जहां हमारा मालिकाना हक होता है, मालिकाना हक मतलब हम उसके मालिक हैं, हम उसको कैसे यूज करेंगे, उसको रखना न रखना सब डिसीजन हमारा होता है, वहां हमने कहा कि भैया वो हमारे लिए एसेट्स है। परंतु एसेट्स आपने एक मशीनरी ले दी, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सपायर हो गई, सारी कंडीशन है आपके कंट्रोल में है, रिसोर्सेज है, वो एक्सपायर हो गई टेक्नोलॉजी, अब कोई काम की नहीं है। तो चूंकि आपको फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट उससे नहीं मिलता है, तो वो रिसोर्सेज होते हुए भी वो आपकी एसेट्स नहीं है। एसेट्स और सिर्फ तभी होती है जब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बिजनेस रन करने में सपोर्ट कर रही है। अब सपोर्ट जो है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए हो, मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए हो, या किसी भी तरीके से हो जिसका एक यूज करके हमें कोई न कोई बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। ये हमने एसेट्स के डेफिनेशन भैया ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू अकाउंट के अंदर मीनिंग ऑफ एसेट्स में हमने कराया था। तो मीनिंग ऑफ एसेट्स हम समझे, मीनिंग ऑफ एसेट्स का सिंपल सा मीनिंग हुआ वो सभी रिसोर्सेज जिनका फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलता है, फ्यूचर में मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में हमें उसका अकाउंटिंग बेनिफिट हमें मिलता है। ठीक है भैया, और वो हमारे एंटरप्राइजेस के, हमारे बिजनेस के कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में है। और कंट्रोल का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि भैया मालिकाना हक हमारे पास में है। तो ऐसी सभी कैटेगरी को हमें एक तरह से रखना है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, बहुत सिंपल, कोई जमीन खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग हमने बना दी, ठीक है ना भैया, कोई हमने लैंड एंड बिल्डिंग बना दी, हमने सोचा कि यार किराए का बहुत काम हो गया, अब तो हम घर की बिल्डिंग बना के बिजनेस रन करेंगे। तो ये हमें एक एसेट्स हो गई जिसका बेनिफिट हमें जहाँ से यूज़ करके उस बिल्डिंग को हम कई साल तक उसका बेनिफिट यूज़ करेंगे हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने के अंदर। और एग्जांपल क्या होता है, बहुत सारे हैं। आपने कोई मशीन खरीद ली, ये मशीनरी इसलिए खरीदी आपने कि भैया यहाँ पे इस मशीनरी का हम यूज़ करके, ये मशीनरी हमारे यूज़ में होती है प्रोडक्शन पर्पस के लिए। हमने कोई भी फर्नीचर खरीदा, हमने कोई भी फर्नीचर खरीदा, ये फर्नीचर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए हो सकते हैं, हमारी फैक्ट्री के लिए हो सकते हैं, या किसी भी और पर्पस के लिए होता है। ठीक है ना, तो वो हमने फर्नीचर परचेज किया। कोई भी एसेट्स, आपने कोई बाइक खरीद ली, मोटरसाइकिल परचेज कर ली, ताकि बिजनेस के काम के लिए आप इधर उधर जा सकते हो। तो कोई भी एसेट्स का जब भी आपके सामने नाम आएगा, आपको दिमाग में क्लिक क्या होना चाहिए कि यस, इस ट्रांजैक्शन के अंदर मुझे एक अकाउंट मिल गया। हमें तो अकाउंट ढूंढने ना, अभी हमारा काम क्या है, रास्ते से मत भटकिए। हमारा काम है उस ट्रांजैक्शन के अंदर, हर ट्रांजैक्शन के अंदर उस अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिसको कि बुक्स में लेके आना है। फिलहाल हमारा जॉब सिर्फ इतना है। आपके ट्रांजैक्शन में क्या आएगा कि जैसे एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, राम एंड सन्स से फर्नीचर खरीदा, बात समझना भैया, फर्नीचर खरीदा, ये आपके सामने ट्रांजैक्शन आया। तो अभी आपका होमवर्क क्या है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करो जिनको की बुक्स में लेके आना है। तो राम एंड सन्स जो शब्द आया, आपको पता चल गया ये कोई पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल में भी कौन सा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। आपको जल्दी से उसको एक गोले में बॉक्स बना दीजिए भैया, आपको एक अकाउंट मिल गया। से फर्नीचर खरीदा, तो ये जो फर्नीचर है ये हमारे लिए क्या हो गया, ये फर्नीचर हमारे लिए सेकंड कैटेगरी यानी कि रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट करने वाला कोई अकाउंट है। तो ये हमें इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट मिल गए। तो हमारा काम क्या था, जब हमने शुरुआत की थी हमने कहा हर ट्रांजैक्शन के अंदर ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स को आपको रिकॉर्ड करना है। ड्यूल एस्पेक्ट तब तक इस ट्रांजैक्शन में ढूंढते जाएंगे जब तक हमें दो कम से कम अकाउंट नहीं मिलते हैं। इस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट ये मिल गया,
एक अकाउंट ये मिल गया, हमारा काम हो गया। हमारा काम पहला था हर ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को ढूंढना है जिनको कि बुक्स में लेके आना है। तो पहली जो क्लास थी जहां हमने कहा पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट, और दूसरी जो क्लास है वो है एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट। कौन सी एसेट्स होती है हमारे बिजनेस के अंदर और कौन सी चीज़ को एसेट्स नहीं कहेंगे, वो सिर्फ खर्चे का रूप होगा। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिटेल्ड वीडियो इंट्रोडक्शन टू अकाउंट में आप जाइए और समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ जब भी कोई बात आई कि मशीनरी को बेचा, मशीनरी को खरीदा, ये मशीनरी पे गोला बनाइए, ये हमें एक अकाउंट मिल गया, इस कैटेगरी का अकाउंट जिसको कि हमें हमारी बुक्स में लेके आना है। तो वो सभी अकाउंट जो हमारे बिजनेस की एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारी सेकंड कैटेगरी हो गई, ठीक है ना। और जो हमारी जो तीसरी कैटेगरी थी भैया, जो हमारी तीसरी कैटेगरी थी, ये पूरा का पूरा चार्ट है ना, इसको मैं समराइज फॉर्मेट में आपके सामने बनाऊंगा ताकि एग्जाम के दिन में आप 1 मिनट में उसका पूरा रिवीजन कर सके। उसके लिए आप टेंशन ना कीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो हमारी जो तीसरी कैटेगरी थी, जिसे हमने नाम दिया भैया नॉमिनल अकाउंट, ठीक है भैया। नॉमिनल अकाउंट, ये कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल। और इसके लिए हिंदी शब्द हमारे पास जो है ना वो है आय व्यय खाते। आय व्यय खाते यानी कि ऐसे अकाउंट जिनको देखने से ये पता चलेगा कि या तो ये बिजनेस के लिए इनकम है या बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। और हम एसेट्स की मीनिंग के साथ में ही हमने ये देखा था कि कब जब एक अमाउंट स्पेंड करते हैं कब वो खर्चा कहलाता है, कब वो एसेट्स कहलाता है। अभी रिपीट किया था, जब उस खर्चे का बेनिफिट सिर्फ एक ही अकाउंटिंग ईयर में मिलता है उसे खर्चा कहते हैं, परंतु मोर देन वन अकाउंटिंग में मिलेगा उसे कहेंगे एसेट्स, ठीक है ना। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर ऐसे सभी नाम जो या जिनको देखने से ये पता चलेगा कि ये हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर हमारे बिजनेस की इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जो कैटेगरी हो गई ये हमारी तीसरी कैटेगरी हो गई। एक्सपेंसेस क्या होंगे बिजनेस के लिए? बहुत सारे हो सकते हैं भैया। हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? हमने मान ले किराए की जगह है तो हमने उसका जो रेंट पे किया वो हमारे लिए बिजनेस का खर्चा है। हमारे यहाँ पे जो आदमी काम कर रहे हैं उनको जो हमने सैलरी का भुगतान किया, तो आपको सामने ट्रांजैक्शन आया, सैलरी का भुगतान किया गया, तो सैलरी शब्द मिलते ही गोला बनाइए, आपको पता चल जाएगा कि भैया मेरे नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसका मुझे कुछ करना है, इसको मुझे मेरी बुक्स में लेके आना है। कैसे लेके आना है वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल सिर्फ अकाउंट को ढूंढना है उन ट्रांजेक्शन के अंदर जिनको की बुक्स में लेके आना है, और साथ ही साथ उस क्लास को समझना है कि ये कौन से क्लास का, ये कौन से क्लासिफिकेशन वाला अकाउंट है, ताकि उसके रूल एक जैसे लगेंगे। मैंने कहा ना, पर्सनल वालों के रूल अलग रहेंगे, रियल वालों के रूल अलग रहेंगे, और नॉमिनल नेचर के कैटेगरी अलग है तो इनके रूल अलग रहेंगे, ठीक है भैया। तो जिस तरह से मैंने कहा कि जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा, मैंने कहा रेंट का भुगतान किया, सैलरी का भुगतान किया, आपने बिजनेस के लिए कोई स्टेशनरी खरीदी, ठीक है ना, आपने बिजनेस को रन किया तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ गया, लाइट के बिल का भुगतान किया है, वो भी आपके लिए एक्सपेंस हो गया। बिजनेस को रन करने के लिए आपने किसी से पैसे उधार लिए तो आपने इंटरेस्ट का भुगतान किया, ये भी बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बिजनेस को रन करने के लिए आपने माल खरीदा है, माल परचेज किया है, एक माल गुड्स कब गुड्स होगा और कब वो एसेट्स हो जाएगा, तो
तो मीनिंग ऑफ गुड्स में डिटेल में जाके देखिए भैया, तभी तो मैंने कहा ना वो थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, वो सीधा यहाँ हमारे प्रैक्टिकल जो पहला स्टेप है उसको अफेक्ट करेगा। तो कब गुड्स को नाम से लाना है, कब गुड्स को नाम से नहीं लाना है, किससे गुड्स कहलाएंगे कह देंगे, और कब वो गुड्स हमारी एसेट बन जाएगा, इसके लिए मीनिंग ऑफ गुड्स को डिटेल में करके आइए जल्दी से। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जब माल आपने खरीदा वो भी आपके बिजनेस के लिए खर्चा है। माल खरीदा, उसी माल को आप बेच के प्रॉफिट कमाओगे, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड था परचेज। कब एक फर्नीचर खरीदा, वो परचेज फर्नीचर आया, आपके सामने एक ट्रांजेक्शन आया फर्नीचर परचेज, कब वो फर्नीचर एसेट्स बन जाएगा और कब फर्नीचर का नाम ना आके सिर्फ परचेज अकाउंट आएगा, ये हम मीनिंग ऑफ गुड्स में डिटेल्ड में कर चुके हैं। ठीक है भैया, तो जब भी हमारे बिजनेस में माल खरीदेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे, ठीक है ना, तो वो भी हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, यहाँ बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं कि ये परचेज तो गुड्स है तो रियल अकाउंट है। नहीं भैया, ये हमारा परचेज जो होता है ना, ये हमारा खर्चे को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। हमारी इनकम क्या है, जब हम माल बेचेंगे, तो जब हम माल सेल्स करेंगे जिससे हमें प्रॉफिट होगा, ये हमारा सेल्स जो वर्ड हो गया, ये हमारे इनकम को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट हो गया। ठीक है, हमने कुछ काम किया जिसकी वजह से हमें कमीशन रिसीव हुआ, बात समझना, अगर कमीशन रिसीव हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे लिए इनकम हो जाएगी। परंतु अगर हमने किसी व्यापारी को कमीशन पेड किया है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। डिटेल्ड में समझना पड़ेगा, ठीक है ना। माल का कलेक्शन करना था, ठीक है ना, आपको किसी को भुगतान करना था, उसकी वजह से आपको कुछ डिस्काउंट रिसीव हो गया। सामने वाली पार्टी ने कहा भैया ऐसा है कि आप इतना पेमेंट आज की डेट में करते हो, आपको पूरा भुगतान न करके आपको हम इतना फ़ायदा कर देंगे, तो कुछ डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ये हमारे बिजनेस के लिए इनकम हो गई। पर हमने कलेक्शन के पर्पज़ के लिए अगर डिस्काउंट पेड किया है किसी पार्टी को, ठीक है ना, अगर डिस्काउंट पेड किया है तो ये हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो वो सभी इनकम को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट, वो भी हमारी नॉमिनल कैटेगरी में ही है। तो हमने आय व्यय शब्द क्या है, देखिए नॉमिनल के लिए वर्ड क्या है हिंदी में, आय व्यय, यानी कि हमारे बिजनेस के लिए अगर ट्रांजैक्शन में पढ़ के ये समझ में आ रहा है, कमीशन रिसीव फ्रॉम मोहन, कमीशन रिसीव शब्द ये बता रहा है कि भैया ये बिजनेस के लिए कोई इनकम हुई है, उसको गोला बना दीजिए कि यस एक अकाउंट मिल गया। फ्रॉम मोहन, एक बार मोहन को भी गोला बनाइए, आगे देखेंगे क्या करना है। ठीक है, नकद में प्राप्त हुआ, कैश हमारे लिए क्या है भैया, एसेट्स है। कैश भी बिजनेस के लिए क्या हो गई, एसेट्स हो गई। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गई, ये हमारे रियल अकाउंट है, उसको भी बॉक्स बना दीजिए। आगे सोचेंगे ट्रीटमेंट क्या करना है, फिलहाल तो सिर्फ इतना काम कर रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है जिनको कि बुक्स में हमें लेके आना है, और रूल बाद में लगाएंगे। तो ये हमारा मोटा मोटी क्लासिफिकेशन हो गया।